जय जगन्नाथ। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा 8th क्लास का साइंस का पहला चैप्टर है जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होता है और इसका मैनेजमेंट किस तरह से होना चाहिए या किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर। आज जितना संभव होगा हम उतना पढ़ाएंगे, लेकिन हम कंटिन्यू इस तरह से पढ़ाते रहेंगे, पूरा चैप्टर वाइज पढ़ाते रहेंगे और इस तरह से पूरी किताब को ख़त्म करेंगे और क्लियरली समझेंगे। जो पॉइंट है मैं आपको बताता रहूँगा, वो आप ज़रूर नोट करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। Paley and Bhujo went to their uncle's house during the summer vacations. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurfi, sickles, shovels, plough, etc. in the field. You have learned that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? तो यहाँ पर हमको दिया गया है कि संसार में जितने भी जीव है वो सभी किस तरह से अपना गुजारा करते हैं, कुछ खा के। तो वो जीवन जीने के लिए उनको आहार करना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है। तो इस तरह से ग्रीन प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो वो किस तरह से अपना खाना खुद बनाते हैं वो आपने इससे पहले पढ़ा है, तो आपको ज़रूर पता होगा कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है, क्योंकि उसके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से वो ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना अपने आप बना सकते हैं। Animal including human cannot make their own food. So where do animal get their food from? तो इंसान की तरह ग्रीन प्लांट को छोड़ के और भी बहुत सारे जीव है। कुछ जीव तो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जैसे कि हमने लिया ग्रीन प्लांट को, लेकिन इंसान की तरह और भी जानवर है जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, लेकिन वो खाना खाते हैं। क्योंकि खाने के अगर वो नहीं खाना खाएंगे तो वो मर जाएंगे। तो वो जीने के लिए कुछ खाना खाते हैं, लेकिन वो खाना वो खुद नहीं बनाते। तो किसी दूसरे सोर्स से वो लेते हैं, वो खाना वो लेते हैं। तो वो कहाँ से वो खाना को रिसीव करते हैं। तो हम सबको पता होगा कि हम खाने के लिए हम इंसान जो होते हैं वो खाने के लिए दूसरे एनिमल के ऊपर निर्भर करते हैं और प्लांट के ऊपर भी निर्भर करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि हम खाना क्यों खाते हैं। You already know that energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body functions such as digestion, respirations and excretions. तो हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो भी फंक्शन चलता है वो सारे फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए, वो सारे फंक्शन चालू रखने के लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो एनर्जी हम कहाँ से रिसीव करते हैं? खाना से रिसीव करते हैं। इसलिए हमको फूड खाना पड़ता है। तो जैसे कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे प्रोसेस चलता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है। ये सभी चीज़ों के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल और बोथ। तो हम प्लांट से भी फूड पाते हैं, एनिमल से भी पाते हैं, दोनों से पाते हैं। Since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? हम देखते हैं कि हम सभी को खाना चाहिए, लेकिन ये जो ज़रूरत है वो किस तरह से पूरी होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। तो जो खाना है उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, उसको इस तरह से मैनेजमेंट करना चाहिए कि सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं हमारा देश में, बहुत सारे, हमारे देश को छोड़े बाकी सारे देश में, वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उनको उसी आधार पर खाना मिल सके जिस आधार पर उनको रिक्वायरमेंट है। तो इस सभी को मैनेजमेंट करने के लिए हमको फूड मैनेजमेंट करना पड़ता है या क्रॉप मैनेजमेंट करना पड़ता है। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary.
तो ये पॉइंट यहाँ पर दिया गया। आपको इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। यहाँ पर हमारे देश के बारे में पूछा है, लेकिन बारे में पूरी मतलब मानव जाति को हम कैसे खाना डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा एंड इसका बेहतरीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा। तो 3 पॉइंट यहाँ पे हो गया कि हमको रेगुलर प्रोडक्शन करना चाहिए और मैनेजमेंट ठीक तरह से प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए और इसको सही तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। अगर इस तरह से हम करेंगे तो हमारे देश में जितने भी लोग हैं उनको सभी को खाना मिल सकेगा। तो यहाँ पर हमने जाना क्या करना पड़ेगा हमको, अगर सब लोगों के पास खाना पहुँचे तो हमको क्या करना पड़ेगा कि रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा और उसका ठीक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो अब हम जानेंगे क्या होता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। टिल 10,000 BCE पीपुल वर नोमैडिक्स। नोमैडिक मतलब वो एक जगह पे रुकते नहीं थे, मतलब वो घूमते रहते थे। आज इस जगह पे रहेंगे, कल दूसरे जगह चले जाएंगे, उसके अगले दिन और कहीं पे रुकेंगे। तो इस तरह पीपल को क्या किया जाता है, नोमैडिक, जो कि एक जगह पे ठहरते नहीं है, वो घूमते रहते हैं। They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. वो क्या करते हैं, एक जगह पे ठहरते नहीं है। आज यहाँ ठहरेंगे, यहाँ का जो खाना है वो सारा खाना अगर ख़त्म हो गया तो वो दूसरे जगह चले जाएंगे। किसके लिए, खाना रहने के लिए और खाने के लिए। तो वो रहने के लिए और खाने के तलाशी में एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे। और इस तरह के जो पीपल के ग्रुप होता था, इन सारे लोगों को हम क्या बोलते थे, नोमैडिक पीपल बोलते थे। They eat raw fruits, vegetable and started hunting animals for food. वो पहले क्या करते थे कि कच्चा फल होता था उसको खाते थे, जो कि पेड़ से गिरता था वो चीज़ को खाते रहते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने, जब वो जंगल में आग लग जाता था तो उन्होंने पहली बार देखा कि जंगल में आग लग गई तो जंगल में जो जानवर रहते थे उनके मौत हो गई। तो वो जब जल गए, जो जानवर रहते थे वो जल गए, तो उनको पहली बार उन्होंने उनका जो जला हुआ बॉडी को उन्होंने टेस्ट किया। तो उन्होंने जाना कि हम फल फूल तो खाते हैं, लेकिन इसके अलावा इन जानवरों को हम मारकर भी इनको भी आग में जलाकर हम खा सकते हैं। तो उससे उन्होंने सीखा कि हम इन जानवरों को मार के भी खा सकते थे। तो उन्होंने फूड गैदरिंग करते थे, फल फूल खाते थे और उसके साथ वो जानवर को भी मार के खा जाते थे। उन्होंने इस तरह से एनिमल को हंटिंग करना शुरू कर दिया। लेटर दे कुड कल्टिवेट द लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। तो उन्होंने उसके बाद उन्होंने क्या किया, कल्टिवेट करना सीखा। उस तक उनको कल्टिवेशन करना पता नहीं था। सिर्फ जंगल में जो पेड़ में जो फल उगता था उसको खाते थे या जानवर को हंटिंग करके खाते थे, लेकिन उनको कल्टीवेशन क्या है उसके बारे में पता नहीं था। तो उन्होंने कल्टीवेशन सीखा और उसके बाद उन्होंने राइस, व्हीट, ये सभी को प्रोडक्ट मतलब ये सारे क्रॉप को प्रोडक्शन करना शुरू किया। दस वाज बॉर्न एग्रीकल्चर, और उससे ही एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। तो नोमैडिक पीपल में, नोमैडिक जो पीपल होते थे वो पहले फूड गैदरिंग करते थे और हंटिंग करके खाते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। When plant of same kind are cultivated at one place or a large scale, it is called a crops. तो हम यहाँ से याद रखेंगे क्रॉप हम किसको कहेंगे, अगर एक तरह का प्लांट कहीं एक जगह पे और कहीं एक बड़ी जगह पर एक तरह का अगर प्लांट हम लगाते हैं तो उस तरह हम क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, क्रॉप कहेंगे। When plant of same kind are cultivated at one place or a large scale, it is called a crops. For example, crop wheat means that all the plant grown in a field are that of wheat. अगर हम गेहूं की खेती कहते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि एक खेत पर गेहूं लगा हुआ है, मतलब जितने भी प्लांट लगे हुए हैं वो सारे के सारे गेहूं की है, व्हीट की है। तो यहाँ से हम समझते हैं कि अगर हम किसी को क्रॉप कहते हैं, एक क्रॉप कहते हैं, तो ये इसको समझाता है कल्टीवेशन ऑफ वन काइंड ऑफ प्लांट इन ए एरिया और इन ए लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड क्रॉप्स। तो ये बात भी हम यहाँ पर याद रखेंगे।
we already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruit. They can be classified on the basis of season in which they grows. तो हम क्रॉप मतलब हम कई तरह के क्रॉप के बारे में जानते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है cereals, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. ये अलग तरह की क्रॉप्स होते हैं और इनको किस आधार पर क्लासीफाई किया जाता है, किस सीजन पर किस तरह का पेड़ हम मतलब हम कल्टीवेट करते हैं, उस आधार पर हम इस सारे क्रॉप को डिवाइड किया है. यहाँ पर जो कि मेंशन है, they are classified on the basis of the season in which they are grown. India is a vast country. The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another regions. Accordingly, there is a rich variety of crop grown in different part of the country. Despite this diversity, two broad cropping pattern can be आइडेंटिफाइड. दस आर खरीफ क्रॉप्स एंड अनदर इज रबी क्रॉप्स. तो यहाँ पर ये दिया गया कि इंडिया बहुत ही वैस्ट कंट्री है, मतलब बहुत ही लार्ज कंट्री है. और यहाँ पर मतलब इतना बड़ा कंट्री होने की वजह से यहाँ पर एक जगह से दूसरे जगह जाने पर क्या होता है, टेम्परेचर में चेंजेस आता है, ह्यूमिडिटी में चेंजेस आता है, रेनफॉल में चेंजेस आता है. मतलब यहाँ पर अगर हम देखेंगे मिट्टी में भी चेंजेस आता है. तो रीजन टू रीजन मतलब इन सारे क्लाइमेटिक मतलब इन सारे कंडीशन मतलब जो कि कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जैसे क्लाइमेटिक, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सारी चीज़ जो ज़रूरत होता है, ये सारे चेंज होते रहते हैं इंडिया के एक जगह से दूसरे जगह पर जाने पर. तो इस तरह से यहाँ पर क्रॉप में भी मतलब चेंजेस आता है. मतलब एक जगह पर एक क्रॉप लगा हुआ है तो दूसरे जगह हम जाएंगे, मतलब एक स्टेट पर अलग क्रॉप लगा होता है तो दूसरे स्टेट पर वो भी अलग तरह के क्रॉप लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन में बहुत सारे चेंजेस होता है. तो हम इस तरह के क्रॉप को मतलब जो ग्रोन करते हैं मतलब कल्टीवेट करते हैं, इस आधार पर हम ये जो सीजनली जो क्रॉप चेंज करते हैं, इसको भी हमने दो क्लास में डिवाइड किया है, जो कि होता है खरीफ क्रॉप्स एंड अनदर इज रबी क्रॉप्स. तो हम पहले जानेंगे कि खरीफ क्रॉप्स क्या होता है और रबी क्रॉप्स क्या होता है. Kharif crops, the crops which are sown in the rainy season are called kharif crops. तो हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्या बोलते हैं कि the crops which are sown in the rainy season, which are sown in the rainy seasons are called kharif crops. The rainy season in India is generally from June to September. The rainy season in India is from June to September. Paddy, maize, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स. तो यहाँ पर हम 3 बातों को याद रखेंगे खरीफ क्रॉप्स के बारे में. तो पहले हम याद रखेंगे कि खरीफ क्रॉप्स किस सीजन में होता है. खरीफ क्रॉप्स में मतलब खरीफ सीजन का महीना कहाँ से कहाँ तक होता है, और खरीफ जो क्रॉप्स होते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल याद रखेंगे. जिस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, द खरीफ crops which are sown in the rainy season are called खरीफ क्रॉप्स. मतलब जिस क्रॉप को हम बारिश के महीने में सोन करते हैं, मतलब लगाते हैं, जिस पेड़ को मतलब जो क्रॉप्स को हम सोन करते हैं मतलब लगाते हैं बारिश के मौसम में, जो क्रॉप्स हम लगाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स कहते हैं. और इंडिया में खरीफ क्रॉप्स लगाने का जो टाइम पीरियड है वो कहाँ से कहाँ तक है, जून से लेकर सितंबर तक. क्योंकि इंडिया में जनरली जून से सितंबर तक बारिश का मौसम रहता है, और इसी बीच में जो क्रॉप्स हम लगाते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, खरीफ क्रॉप्स. तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, हम किसको खरीफ क्रॉप्स कहेंगे, जैसे कि पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन. दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स. तो हमको ये पूरी बात क्लियर हो गई कि क्या खरीफ क्रॉप किसे कहते हैं. जो बारिश के मौसम में जो क्रॉप्स हम सोन करते हैं मतलब लगाते हैं उसको हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं. इन इंडिया जनरल इट इज फ्रॉम जून टू सितंबर in which खरीफ क्रॉप्स आर grown, and some example of the खरीफ क्रॉप्स आर groundnut, सोयाबीन, पेडी, मेज आर some example of the खरीफ क्रॉप्स. इसके बाद हम जानेंगे क्या कि रबी क्रॉप्स क्या आता है. द क्रॉप्स grown in the winter seasons, the crops which is grown in the winter seasons are called रबी क्रॉप्स.
जो क्रॉप हम कब ग्रोन करते हैं, कब लगाते हैं, जो कि शीत की जो महीना होता है, शीत की जो समय चलता है, जो कि इंडिया में जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर टू मार्च। द क्रॉप्स विच आर जनरली ग्रोन इन द विंटर सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स हम किसको कहेंगे, जो क्रॉप की हम ग्रोन करते हैं कब, विंटर की सीजन में। जनरली इन इंडिया द विंटर सीजन इज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, सो दैट in the season which crops are grown are called rabi crops in India. That means in the winter season the crops which are grown in the winter season are called रबी क्रॉप्स। विंटर में होगा तो रबी कहेंगे, रेनी में होगा तो इसको हम खरीफ कहेंगे। खरीफ कब से कब होता है, खरीफ का फसल जो होता है वो, खरीफ का जो फसल होता है वो कौन सी महीने में होता है, तो खरीफ का जो फसल होता है वो होता है हमारा जून से लेकर सितंबर तक। तो कब से कब होता है, जून से लेकर सितंबर तक। और जो रबी क्रॉप्स का होता है वो होता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक, अक्टूबर से लेकर मार्च तक, और वो होता है जून से सितंबर, ये होता है अक्टूबर से मार्च। तो रबी क्रॉप्स की जो एग्जाम्पल होता है वो होता है व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइनसीड। तो लाइनसीड, मस्टर्ड, पी, ग्राम्स, which these crops are called rabi crops because they are grown in the season of winter, that is from October to March in India. So the crops which are grown in winter season are called rabi crops, and some of the examples are wheat, grams, pea, mustard and linseed. Beside this, pulses and vegetables are grown during the summer at many places. इसके अलावा कुछ जो पॉल्स होते हैं, कुछ वेजिटेबल होते हैं जो कि समर सीजन में भी ग्रोन किया जाता है इन सम प्लेसेस। मतलब कुछ जगह पर होता है जो कि समर के महीने, मतलब ग्रीष्मी महीने में, ग्रीष्म की जो महीना होता है उसमें भी कुछ वेजिटेबल और कुछ पल्सेस होते हैं जो कि ग्रोन किया जाता है इन सम प्लेसेस। टू एज टू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस which are listed below: preparation of soil, sowings, adding manure and fertilizers, irrigations, protecting from weeds, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए कुछ चीज़ों की ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए, मतलब कुछ चीज़ किया जाता है, एक प्रोसेस होता है, और ये वो 8 प्रोसेस यहाँ पे दिया होता है। जैसे कि हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपरेशन करना पड़ता है, देन हमको सोइंग करना पड़ता है, उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर इसको ऐड करना पड़ता है, देन इरीगेशन करना पड़ता है, देन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स एंड हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ये जो 8 चीज़ है उसको हम बारीकी मतलब पूरा डिटेल में जानेंगे। पहले जो हमको दिया है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को मतलब हमारे भूमि को कैसे प्रिपेयर करेंगे, हम मिट्टी को कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये होता है हमारा पहला स्टेप होता है, मिट्टी को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने का जो पहला प्रोसेस होता है, पहला स्टेप जो होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो हम यहाँ पर जानेंगे व्हाट इज द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स, व्हाट मीन बाय preparation of soils. The preparation of soil is the first step before growing a crops. It is the first step before growing a crops. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. Mind it, one of the most important tasks in agriculture to turn the soil and loosen it. This is allow the roots to penetrate deep into the soils. The loose soils allow the root to breathe easily even when they go deep into the soil. Why does the loosening of the soil allow the roots to breathe easily? तो हमने यहाँ पर देखा कि प्रिपरेशन सॉइल जो होता है वो एग्रीकल्चर का पहला स्टेप होता है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर। एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर टू टर्न द सॉइल एंड लूजन, मतलब इसको हमको लूज करना पड़ता है, सॉइल को लूज करना पड़ता है, मतलब उसमें गैप होना चाहिए, सॉइल के अंदर गैप होना चाहिए। तो गैप होने की वजह से क्या होगा, जब हम इस पर ग्रोन करेंगे, मतलब एग्रीकल्चर करेंगे, तो जो पेड़ हम यहाँ पर लगाएंगे, जो पेड़ जो उसका जो रूट होगा वो ज़मीन के अंदर जाएगा। तो जब वो ज़मीन के अंदर जाएगा, अगर मिट्टी लूज में होगा, टाइट में नहीं होगा, तो लूज में होगा जब मिट्टी, मतलब
उसके अंदर क्या होगा, जब मिट्टी लूज में होगा तो उसका इजीली वो पेड़ का रूट पेनिट्रेट करके अंदर चला जाएगा, क्योंकि वो मिट्टी लूज है तो इजीली वो पेनिट्रेट करके ज़मीन के अंदर जाएगा। और जब वो ज़मीन के अंदर जाएगा, मिट्टी लूज होगा, तो इसके वजह से उसके अंदर एयर भी इजीली पास होगा, मिट्टी के अंदर एयर भी इजीली पास हो सकेगा, जिसकी वजह से वो रूट, पेड़ का जो रूट होता है वो इजीली ब्रीथिंग कर सकेंगे। इसीलिए हम मिट्टी को लूज करना पड़ता है। The loosened soil helps in growth of earthworms and microbes present in the soils. These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. तो यहाँ पर दिया है द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ earthworms and microbes present in the soils. जब मिट्टी को हम लूज करेंगे तो उसके अंदर जो earthworm होते हैं, कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो कि पेड़ के फ्रेंडली होते हैं, मतलब पेड़ के फ्रेंड होते हैं, वो इसके अंदर जी सकेंगे। और जब वो जिएंगे तो वो भी जो अपना मूवमेंट करेंगे, उसके वजह से मिट्टी और भी लूज होगा और उनके वजह से मिट्टी में पेड़ की जो नीड होता है, ह्यूमर जो आवश्यकता होता है, उसको ह्यूमर जो मतलब जो उसको जो मतलब चीज़ चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, जो ह्यूमर चाहिए, वो ही एर्थवर्म और माइक्रोब्स वो सॉइल में ऐड करते हैं। तो इसी वजह से भी हमको मिट्टी को लूज रखना चाहिए। You have learned in the previous classes that soil contains mineral, water, air and some living organisms in addition, dead plant and animal get decomposed by the soil organisms. तो हमने पहले मतलब आपने पहले कक्षा में पढ़ा होगा कि मिट्टी में क्या रहता है, मिनरल रहता है, वाटर रहता है, एयर रहता है एंड उसके अलावा कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं। और उसके साथ जो पेड़ मर जाते हैं या जो भी एनिमल मर जाते हैं, जिसको हम मिट्टी में मतलब ढकेल देते हैं, जो जिसको मिट्टी में मतलब मिट्टी खोद कर उसके बंद कर दिया जाता है, तो वो मिट्टी में अपने आप डिकम्पोज होना शुरू होता है, उनका डिकम्पोजिशन होना मिट्टी में शुरू हो जाता है। एंड मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मिट्टी में, वो उनको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते किसको, डेड प्लांट एंड एनिमल को। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल्स। और जब वो डेड एनिमल या डेड प्लांट को जब वो माइक्रोब्स या कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डिकम्पोजिशन करने के बाद उनके डेड बॉडी से कुछ मतलब इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट निकलता है जो मिट्टी में रहता है, रिलीज बैक इनटू द सॉइल। दिस न्यूट्रिएंट आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। और वो जो न्यूट्रिएंट डेड बॉडी से निकलकर सॉइल में प्रेजेंट होता है, वो उस न्यूट्रिएंट को अगेन वो लिविंग प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। सिंस only a few centimeter of the top layer of the soil support plant growth, turning and losing of the soil bring the nutrient rich soil to the top so that plant can use the nutrient. Thus turning and losing of the soil is very important for the cultivation of the crops. तो यहाँ पर दिया since only a few centimeter of the top layer of the soil support the plant growth, turning and losing of the soil bring the rich nutrient rich soil to the top so that the plant can use the nutrient. The turning and losing of the soil is very important for the cultivation of the crops. तो क्या होता है कि प्लांट का जो टॉप मोस्ट लेयर होता है, कुछ लेयर होता है, वो प्लांट को सपोर्ट करता है। क्या करता है कि अब जो न्यूट्रिएंट होता है वो पेड़ के ऊपर तक पहुँचे, तो इसलिए मिट्टी को लूज करना और मिट्टी को टर्निंग करना मतलब ऊपर नीचे करना, ये बहुत ही आवश्यकता होता है, बहुत ज़रूरी होता है कल्टीवेशन के लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड फ्लॉगिंग। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टिलिंग एंड फ्लॉगिंग। जो मिट्टी को हम लूज करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, टिलिंग और फ्लॉगिंग कहते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग फ्लॉग
Blocks are made of wood or irons. It is if the soil is very dry, it may need watering before flogging. The flogged field may have big clumps of soil called clumps are called clumps. मिट्टी के अंदर बड़े बड़े जो क्रॉम्प्स पाए जाते हैं, मतलब बड़े बड़े मिट्टी के दाने जो मिट्टी, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ। तो हम देखेंगे तो मिट्टी को जब हम ऊपर नीचे करते हैं, मतलब उसको टर्निंग करते हैं, लूजिंग करते हैं, उसके दौरान उसके हम द प्लॉगिंग फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स, मतलब कुछ गुच्छे होते हैं, बड़े बड़े गुच्छे होते हैं, और उसको क्या कहा जाता है, क्रॉम्स कहा जाता है। हम जब मतलब आप लोग अगर देखते होंगे, जब जो ज़मीन होता है कुछ दिन के लिए उसको ऐसे खाली छोड़ दिया जाता है, तो वहाँ उसमें बहुत सारे गुच्छे, मतलब छोटे छोटे मतलब हर्ब्स मतलब हो जाते, गुच्छे टाइप के कुछ पेड़ हो जाते हैं, मतलब पेड़ तो नहीं कहेंगे हम उसको, कुछ गुच्छे टाइप के हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉम्स कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दस क्रॉम्स, और उसको तोड़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, वो क्रॉम्स को तोड़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो भी बहुत सारे मिट्टी को मतलब ऑब्जर्व करके रहते हैं, मतलब वो उनके जो रूट होते हैं उसमें बहुत सारे मिट्टी हो जाता है, और इसलिए उनको तोड़ना चाहिए, उसको जो ऊपर नीचे करते समय उसको भी मतलब तोड़ना चाहिए। उस लेबलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन, उसको लेबल करना चाहिए मिट्टी को, उसके बाद हम लेबल करना चाहिए, और इसके दौरान ये करने से क्या होगा, जब हम ये मतलब सोइंग करेंगे, उसके बाद जब इरिगेशन करेंगे तो वो मतलब उसके लिए वो अच्छा होगा। सोइंग लेबलिंग ऑफ द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। लेबलिंग ऑफ द सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ द लेबलर, तो लेबलर के साथ मतलब सहयोग से हम क्या करते हैं, मिट्टी को लेबल करते हैं। किस लिए, अगर हम लेबल करेंगे तो ये हमको बेनिफिशियल होगा, किसके लिए, जब हम सोइंग करेंगे, जब हम इरिगेशन करेंगे। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग्स, मतलब कभी कभी क्या करा जाता है कि मिट्टी को टलिंग मतलब प्लॉगिंग करने से पहले उसमें कुछ मैन्योर ऐड किया जाता है। द सॉइल इज मॉइस्टेंड बिफोर सोइंग, और मिट्टी को मतलब पानी डाला जाता है सोइंग करने से पहले, उसको क्या करा जाता है, उसको थोड़ा मॉइस्टेंड करा जाता है, उसमें पानी डाल के उसको मतलब थोड़ा भिगाया जाता है बिफोर सोइंग्स। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट मतलब एग्रीकल्चर के लिए कौन सी मतलब चीज़ की ज़रूरत है, ये सब चीज़ हम अगली बार पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। तो आपको यहाँ तक ठीक से समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद रखते हैं। अगर आपको किसी चीज़ में अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ लीजिए, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। लेकिन मैंने पूरी कोशिश, मतलब मैंने पूरी लगन से ये चीज़ को पढ़ाया आपको। इस मतलब हमने आज जितना पढ़ाया, छोटा सा मतलब हिस्सा पढ़ाया, लेकिन मैं आशा करता हूँ ये जो जितना हिस्सा हमने आपको पढ़ाया वो पूरी तरह से आपको आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। अगर कोई दिक्कत आते, कोई क्वेश्चन आता है तो आप हमको कमेंट में पूछिए, हम ज़रूर बताएंगे। और इस तरह से हम पूरा चैप्टर इस तरह से पढ़ाएंगे, और पूरी किताब को इस तरह से पढ़ा के हम ख़त्म करेंगे, और पूरा क्लियरली डिटेलली पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे पूरा डिटेलली पढ़ेंगे। तो सेशन को देखने के बाद ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, रहते हैं। जय हिंद, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, नमो नारायण नमः।